नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी एस्टेट बिहार बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड प्रश्न पीवाईक्यू रूप में इकोनॉमिक्स का प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। जहाँ तक 101 से 208 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आज 209 से हम लोग आगे का प्रश्न को करते चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है 209। एक फर्म का संतुलन स्थापित होता है। एक फर्म का संतुलन स्थापित होता है तो कब होता है? तो उत्पादन के द्वितीय चरण में होता है। ये तो इजी प्रश्न था, ठीक है। उत्पादन का जो द्वितीय चरण होता है ना, उसमें एक फर्म का अच्छा संतुलन होता है। चलिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कोई भी विवेकपूर्ण उत्पादक उस अवस्था में उत्पादन करेगा जहां स्थिर तथा परिवर्तनीय साधनों दोनों का उसके पूर्ण शोषण कर लिया हो और इस प्रकार के कुल उत्पाद अधिकतम किया हो। चलिए, 210 नंबर प्रश्न। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होगा? मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा? तो अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पर सीमांत उपयोगिता का मान अधिकतम होता है क्योंकि इस स्थिति में कुल उत्पादन अधिकतम दर से बढ़ता है। चलिए, 211। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है। क्या हो जाएगा? उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव क्या हो जाएगा? तो धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव धनात्मक होती है या शून्य और अनंत के मध्य कहीं भी हो सकती है। अर्थात यदि दोनों साधन समरूप है तो उनके मध्य प्रतिस्थापन की लोच अनंत होगी। 212। जब कुल उत्पादक अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद हो जाता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा? कुल उत्पादक अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादक शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कुल उत्पादक अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। जब एक उपभोक्ता वस्तु की अधिकतम इकाइयों का उपयोग करता है तो उस वस्तु के लिए उसकी आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और अंत में एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है जिस पर वह उपभोक्ता उस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पर वह पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में पहुंच जाता है और उस वस्तु का प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण शून्य हो जाता है। चलिए, 230 नंबर प्रश्न है। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे उत्पादन माना जाएगा? अर्थशास्त्र में किसे उत्पादन माना जाता है? तो मित्रों के बीच गाना ये तो नहीं होगा। गाना गाना ये भी नहीं। एक बच्चे के सड़क बहुत गड्ढे गिरने से बचाना ये भी नहीं होगा। प्रसन्न होने के लिए एक चित्र बनाना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, भूमि को जोतना। एक क्या होता है? ये उत्पादन माना जाता है, इसमें प्रोडक्शन। चलिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का जोतना उत्पादन कार्य माना जाएगा क्योंकि भूमि को जोतने से श्रम लगता है
और उससे कुछ उत्पादन किया जाता है। चलिए 214 प्रश्न कह रहा है कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत, जब किसी कह रहा है कि अल्पकाल में मतलब कुछ समय में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घट जाती है। देखिए अगर लागत उसी को ना कहता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए 5 लाख में, ठीक है, 5 लाख उस समय इन्वेस्ट कर दिए, जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो उत्पादन हमारा क्या हो गया, बढ़ता चले जा रहा है, ठीक है, सेल होते चला जा रहा है माल और हम लोग प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं। तो उस समय क्या होगा, जो हमको पहले से जो लागत है वही लागत में मेरा सारा काम हो रहा है, उसी से प्रॉफिट हो रहा है। एक्स्ट्रा पैसा तो हमको लागत नहीं लगाना पड़ रहा है, कुछ थोड़ा मोड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं उसका बिल्डिंग बनाने में जो खर्च लगा होगा, मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो लेने में जो कॉस्ट लगा होगा, वो सब तो एनी टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग पीरियड में ही लगेगा। तो यही कह रहा है उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होगा, घट जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो प्रति इकाई पर लगने वाली औसत स्थिर लागत क्रमशः घटती जाती है। यदि इसे एक वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हम पाएंगे कि यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। बाएं से दाएं, ये वो हो गया y, ये हो गया x, देखिए फिर से बताते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया, बाएं से दाएं हुए गिरती हुई होता है ऐसे, ठीक है। तो ये लागत कम होते चला जाता है। चलिए 215 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है ना, प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, ये गलत है। तो सही कौन कौन है, जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो औसत उत्पादकता भी बढ़ती है, ये भी सही है। सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से पहले ही घट जाती है, ठीक है। और एक ये है कि वृद्धिमान सीमांत उत्पादकता वृद्धिमान औसत उत्पादकता से अधिक होता है, लेकिन गलत इसमें पूछा है ना, यहाँ पे क्या है, नहीं है, सही नहीं है। तो ये है प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, नहीं, यही पहले बढ़ता है तब ये, ठीक है, ये गलत है। चलिए 216 नंबर प्रश्न, पहले इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रश्नानुसार विकल्प बी गलत है। प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक बढ़ती है। प्रारंभ में जो है ना, सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक बढ़ता है, तब औसत उत्पादकता बढ़ता है। 216 उत्पादन में अनंतः कौन सा नियम प्रभावी होता है। उत्पादन में कौन सा नियम अनंतः प्रभावी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्रासमान प्रत्युपलब्धि नियम होता है, ह्रासमान प्रत्युपलब्धि नियम लागू होता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। उत्पादन में अंततः ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है, कारण उत्पादन प्रथम अवस्था से आगे तथा तृतीय अवस्था पूर्व ही उत्पादन करता है। मतलब कहने का है कि उत्पादन अंत ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू करता है, क्योंकि प्रथम अवस्था जो होता है और तृतीय अवस्था के बीच में ही प्रोडक्शन करना पड़ता है। चलिए 217 नंबर प्रश्न, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है। उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है, तो
तो किससे संबंधित है, तो यूलर से है। ऑप्शन नंबर बी किससे है, यूलर से। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्पादन निषेध प्रमेय या उत्पादन समाप्ति प्रमेय की अवधारणा यूलर ने दी थी। इनके अनुसार उत्पादन के साधन अपने सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार पाते हैं, इसलिए कुल उत्पादन को वह समाप्त कर देते हैं। चलिए 280 नंबर प्रश्न है, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है, क्या चीज़ पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक व बाह्य किफ़ायती दोनों पर। क्या क्या चीज़ पे, तो आंतरिक और बाह्य किफ़ायती दोनों पर। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। इसका व्याख्या 219 में हो जाएगा। हाँ यहाँ पे किसी उद्योग व फर्म दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, एक आंतरिक लाभ, एक बाह्य लाभ। प्रथम के तहत उद्योग अंदर से अच्छी तकनीकी के कारण तथा दूसरे के तहत अन्य उद्योगों की स्थापना के कारण। इस प्रकार जब हम किसी उद्योग को आंतरिक तथा बाह्य दोनों किफ़ायतें प्राप्त होती है तो वो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल प्राप्त करता है। चलिए 219 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह 219 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है। प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉफ डगलस उत्पादन फलन। कौन सा हो जाएगा, तो कॉफ डगलस उत्पादन फलन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन अमेरिकी निर्माणकारी उद्योग के आनुभविक अध्ययन पर आधारित रेखीय तथा प्रथम कोटि का फलन है। यह केवल दो आगतों श्रम तथा पूंजी को शामिल करता है, अर्थात Q बराबर A L पे पावर अल्फा K पे पावर बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। चलिए 220 नंबर प्रश्न, 220 नंबर प्रश्न है, कॉफ डगलस उत्पादन के घातांक दर्शाते हैं। कॉफ डगलस के उत्पादन के घातांक दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से ए और बी दोनों। तो पहला क्या है, तो ए क्या है, घटकों का उत्पाद लोच, और बी क्या है, कुल आय में घटक का हिस्सा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन के घातांक घटकों का उत्पादन लोच तथा कुल आय में घटक आय का हिस्सा दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा A इंटू एल पे पावर अल्फा इंटू K पे पावर बीटा। Q हो जाएगा उत्पादन, L हो जाएगा श्रम, K हो जाएगा पूंजी, A हो जाएगा स्थिरांक, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा धनात्मक प्रचालन। अब विशेषताएं इसका देख लेते हैं, कॉफ डगलस का विशेषताएं। तो विशेषताएं, पहला विशेषता क्या है, आगत को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं निर्गत भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है। दूसरा है, यह प्रथम कोटि का समरूप फलन है तथा पैमाने का स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। 3 नंबर है, प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होता है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होता है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं क्या है। श्रम एवं पूंजी दोनों में से किसी एक की मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पादक शून्य हो जाता है। ठीक है। 5 नंबर है, अल्फा बीटा क्रम से उत्पादन में श्रम एवं पूंजी के अंश को व्यक्त करता है। अल्फा श्रम को और बीटा पूंजी को। ठीक है। 6 नंबर है, अल्फा तथा बीटा क्रम से श्रम तथा पूंजी के सापेक्ष उत्पादन की लोच को व्यक्त करते हैं। 7 नंबर, इसका विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। 8 नंबर है 8 नंबर है
कॉब डगलस उत्पादन फलन के समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। चलिए से हो गया ये। अब 221 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चलिए 221 नंबर प्रश्न है कि घटकों के ह्रासमान प्रतिफल नियम प्रासंगिक है। घटकों के ह्रासमान प्रतिफल नियम प्रासंगिक है तो किससे है? तो दीर्घ अवधि से, मतलब दीर्घकाल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। चलिए घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम दीर्घ अवधि में प्रासंगिक है क्योंकि उत्पादन के स्थिर साधन पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। 222 नंबर प्रश्न पैमाने के मितव्ययताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से लागू होती है। पैमाने की मितव्ययताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से लागू होती है। तो कब लागू होती है? तो दीर्घकाल स्थिर तकनीकी गुणांक में। क्या? तो दीर्घकाल में स्थिर तकनीकी गुणांक में होता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पैमाने के मितव्ययताओं की अवधारणा दीर्घकाल में स्थिर तकनीकी गुणांक में लागू होता है। 223 नंबर प्रश्न गलत कथन बताइए। इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन इसमें सी नंबर है, ऑप्शन सी है। सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र निम्नतम बिंदु पर काटता है। नहीं, ये निम्नतम बिंदु पर नहीं काटता है। ठीक है, ये गलत है। तो सही कौन कौन सा है अब ये देखते हैं। मतलब आंसर तो यही होगा लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब सही कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। ये सही है। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है। ये भी सही है। और ये जब औसत उत्पादन में कमी होती है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होता है। ठीक है, इसमें लेकिन पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो गलत था, सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र के निम्नतम बिंदु पर काटता है। ये गलत है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को उच्चतम बिंदु पर काटता है। आपका उसमें क्या था? न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु पे नहीं काटता है। कहाँ काटता है? तो उच्चतम बिंदु पे काटता है। यह स्थिति परिवर्तनशील अनुपात के प्रथम अवस्था में देखने को मिलती है। चलिए 224 नंबर प्रश्न उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। उत्पत्ति के नियम पैमाने के प्रतिफल का नियम संबंधित है। तो किससे हो जाएगा? एक हो जाएगा उत्पत्ति के नियम, एक हो जाएगा पैमाने का प्रतिफल का नियम। तो उत्पत्ति का नियम तो हो जाएगा अल्पकाल और पैमाने का प्रतिफल हो जाएगा दीर्घकाल। मतलब अल्पकाल एवं दीर्घकाल से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है उत्पत्ति का नियम या परिवर्तनशील पैमाने का नियम अल्पकाल से संबंधित होता है। इसमें एक साधन स्थिर तथा अन्य साधन परिवर्तनशील होता है, जबकि पैमाने का प्रतिफल नियम दीर्घकाल से संबंधित है। इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। चलिए 225 नंबर प्रश्न वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है कहलाता है।
प्रश्न है कि वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उत्पादन बंद होने का बिंदु, ऑप्शन नंबर बी। जब सब कुछ पूरा ही कर लेगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे उत्पादन बंद होने का बिंदु हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है तो उत्पादन बंद होने का बिंदु कहलाता है। इसे तालाबंदी बिंदु भी कहते हैं। तो तालाब बिंदु कैसा बनता है? डायग्राम, तो ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ हो गया o। इसके बाद तालाबंदी नियम कैसे बनता है? तो ये ऐसे बनता है और एक लाइन ऐसे होता है। ये है तालाबंदी। चलिए अब 226 नंबर प्रश्न। 226 नंबर प्रश्न है कि प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पादन अधिकतम है तो सीमांत उत्पाद डैश है और औसत उत्पाद डैश होता है। देखिए सीमांत उत्पादक तो पहले शून्य होता है, शून्य जहाँ है वही सही हो जाएगा। हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ सी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादक अधिक है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है एनी टाइम, ये ठीक है, ये शून्य हो जाएगा। और पूछ रहा है औसत उत्पादन क्या हो जाएगा? तो औसत उत्पाद धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपात नियम में उत्पादन की द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम तथा सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, जबकि औसत उत्पादन धनात्मक तथा निरंतर घट रहा होता है। चलिए ये इसमें भी अब एक नया टॉपिक आ गया है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत के सिद्धांत। अब इससे रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे तो वो थ्योरी ऑफ कॉस्ट से होगा, लागत के सिद्धांत से। चलिए 227 नंबर प्रश्न है कि तस्तरी आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। कहने का मतलब है कि तस्तरी आकार मतलब एक तस्तरी होता है ना, प्लेट, तस्तरी आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? तो स्ट्रेगलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? तो स्ट्रेगलर के द्वारा किया गया है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तस्तरी आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा स्ट्रेगल द्वारा प्रस्तावित की गई है। आधुनिक सिद्धांत में से SAVC और SMC वक्रों की आकृति U आकृति न होकर तस्तरी या कटोरा आकृति होती है। एक आधुनिक फर्म ऐसा प्लांट चुनती है जो वह उपलब्ध परिवर्तनशील प्रत्यक्ष साधनों से सुगमता के साथ चला सकती है। ऐसे प्लांट में कुछ रिजर्व क्षमता और बहुत लोचशीलता पाई जाती है। फर्म अपनी वस्तु की मांग में वृद्धि को पूरा करने हेतु विस्तृत रेंज में अधिकतम उत्पादन की दर उत्पादित करने के लिए इस प्रकार के प्लांट को स्थापित करती है। तस्तरी आकार के SAVC और SMC, यहाँ पे देखिए SAVC और SMC वक्रों को चित्र द्वारा दिखाया गया है। इसको देखिए, यही है इसका डायग्राम। यहाँ पे है उत्पादन और इधर है लागत, यहाँ पे है SMC, यहाँ है SAVC। ये दिया गया है एक तस्तरी मतलब एक कटोरा आकार का। चलिए 228 नंबर प्रश्न है,
सम लागत रेखा को जाना जाता है। सम लागत रेखा को जाना जाता है तो कैसे जाने जाते हैं सम, ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो साधन की कीमत रेखा, व्यय रेखा और उत्पादन की बजट नियंत्रण रेखा, तीनों। ठीक है, चलिए 228 का हम व्याख्या पहले देख लेते हैं। व्याख्या है इसका कि कोई उत्पादन साधनों का कौन सा संयोजन चुनेगा, यहाँ उत्पादन के पास साधनों पर व्यय के लिए रुपये तथा साधनों के कीमत पर निर्भर होता है। सम लागत रेखा इन दो तत्वों अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमत तथा कुल मुद्रा जिसको उत्पादन साधन खरीदने पर व्यय करना चाहता है को प्रकटी करता है। ये देखिए डायग्राम, क्या है डायग्राम इसका तो फैक्टर x है, फैक्टर y है। ठीक है, इसमें 40 का आ रहा है 200 यहाँ तक, फिर 60 का आ रहा है 70 तक और 80 का आ रहा है 100 तक। तो ये क्या है, सम लागत रेखा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो पहला क्या है, साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा और उत्पादन की बजट नियंत्रण रेखा। चलिए 229 नंबर प्रश्न है 229 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वक्र को आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है। आयताकार अपरिवलय कहा जाता है तो किसको कहते हैं हम लोग, तो औसत स्थिर लागत वक्र को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, औसत लागत वक्र को हम लोग कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। औसत स्थिर लागत वक्र को आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है, जिसके प्रत्यक्ष बिंदु पर स्थित लागत Q इंटू AFC इक्वल टू TFC स्थिर बनी रहेगी। कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही प्रति इकाई औसत स्थिर लागत है। देखिए इसका डायग्राम क्या है, AFC बराबर होता है TFC बटा Q, जिसमें Q जो है वस्तु की मात्रा या इकाई है। चलिए लेफ्ट से राइट की ओर गिरता हुआ है ये AFC वक्र, एक तरफ लागत है एक तरफ प्रोडक्शन है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो अल्पावधि में औसत स्थिर लागत क्या होता है, निरंतर कमी होता है। ठीक है, निरंतर कमी होता है। ये था 229। अब 230 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 230 नंबर प्रश्न अवसर लागत है। अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है, तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का त्याग के रूप में, जो कि हम कुछ वस्तु को त्याग, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं तो अगर उससे अच्छा सामान, जैसे मान लेते हैं कोई बिस्किट है 5 रुपया वाला, उसको हम लोग 5 रुपया में, जैसे हम कोई बिस्कुट ले रहे हैं वही बिस्कुट से और बेटर 5 रुपया में बिस्किट आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वोत्तम विकल्प का त्याग कर, फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर को छोड़ के उधर जाते हैं। तो क्या होता है, अगले सर्वोत्तम विकल्प के त्याग के रूप में हम लोग अवसर लागत कहते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के त्याग के रूप में होती है। किसी वस्तु की अवसर लागत वह दूसरे सबसे अच्छा विकल्प है जिसका उन्हीं साधनों से या उनके समान उतनी ही मुद्रा लागत के साधनों के समूह से उसकी अपेक्षा उत्पादन किया जाता है। गेहूं के उगाने के लिए भूमि के प्रयोग की लागत उस वैकल्पिक फसल का मूल्य है जो उस पर लगाई जा सकती थी।
अवसर लागत में सुनिश्चित और अंतर्निहित दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती है। चलिए 231 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विक्रय लागत है? पूछ रहा है इसमें कौन विक्रय लागत है। तो विक्रय लागत कौन है? तो विज्ञापन पर व्यय जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय लागत कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। विज्ञापन पर व्यय विक्रय कला, मुफ्त सैंपल और सेवा, घर घर जाकर प्रचार करने इत्यादि पर व्यय को हम लोग विक्रय लागत कहते हैं। विक्रय लागत में क्या क्या आता है? विज्ञापन पे जो खर्च होता है, ठीक है, और विक्रय कला पे मतलब उसका एड वगैरह पे, और मुफ्त सैंपल जो बांटा जाता है 1-2 वो भी तो बेचने वाला पे ही जाता है, और सेवा घर घर जाके जो आदमी देता है उसका मजदूरी, सब क्या चीज़ में जुटता है? तो विक्रय लागत में जुटता है। ठीक है। 232 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र का आकार आयताकार अति परवलय होता है? तो आयताकार किसका होता है? तो AFC का होता है। AFC का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है, और उसको क्या कहते हैं? औसत स्थिर लागत। AFC को क्या कहते हैं? औसत स्थिर लागत। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। औसत स्थिर लागत वक्र AFC का आकार आयताकार अति परवलय होता है। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागतों को कुल उत्पादन से विभक्त करने पर प्राप्त होती है। AFC बराबर TFC बटा Q, जहाँ पे एक लागत है और ये उत्पादक है, AFC ये है। चलिए 232 तक ही आज रहने देते हैं। अब 233 नंबर क्लास का कल के क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।